हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोपाल में आपका स्वागत है। 10th क्लास के अंदर आपको गणित जो विषय है उसके बारे में बता रहे थे कि गणित का जो बोर्ड का पेपर है वो किस पैटर्न पे आता है। पेपर के अंदर कुल 30 प्रश्न आते हैं। 30 प्रश्नों में जो अंतिम 5 प्रश्न आते हैं 26, 27, 28, 29 और 30, ये 6 अंक के आते हैं और 56 30 अंक के आते हैं। कुल मिला के ये बड़े प्रश्न होते हैं, इनको बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। कुल मिला के इनको पहले करना पड़ता है, शुरुआत में करेंगे तभी ये सही ढंग से हो पाएंगे और इनके लिए टाइम मिल पाएगा। अगर हम इधर से करेंगे तो लास्ट में हो सकता है आपके पास टाइम नहीं मिले, हड़बड़ाहट हो, जल्दबाजी हो, और जल्दबाजी के अंदर हो सकता है कोई सा भी क्वेश्चन गलत हो जाए, और अगर गलत होगा तो आपके सीधे ही 6 नंबर जा सकते हैं, या गलत तो दूर की बात कर ही नहीं पाओगे, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो छूट जाएगा। बाकी 16 से लेके जो 25 तक नंबर तक के क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के, और ये भी थोड़े बड़े होते हैं। इन क्वेश्चनों का भी जो 30 अंक है, इनको भी बहुत सावधानी से करना पड़ता है। आप इन 5 प्रश्नों को लगभग 1 घंटे के अंदर कर सकते हो। 50 मिनट में करते हो तो भी सही है, 55 मिनट, 60 मिनट, 65 मिनट। अगर इमरजेंसी हो, बड़े क्वेश्चन हो, तो आप 70 मिनट तक भी अगर इनको कर लोगे तो आपका बोर्ड का पेपर नहीं छूटेगा। तो आप इनको बहुत ही सावधानी से करोगे, क्योंकि 1-2 प्रश्न तो पहले वाले बहुत धीरे करने पड़ते हैं, प्रारंभ में आराम से करेंगे धीरे धीरे, फिर एक बार उसके बाद में स्पीड बन जाती है तो हम फास्ट करने लग जाते हैं, तो इनमें थोड़े 5-7 मिनट ज़्यादा लग सकती है। तो घबराना नहीं है, अगर 70 मिनट तक का भी आपका टाइम निकल जाए इसके अंदर तो भी आपका पेपर आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी बचे ये 10 क्वेश्चन जो 25 से पीछे की तरफ चले तो 16 तक आते हैं 10 क्वेश्चन। इनको आप 55-60 मिनट के अंदर उसी के बराबर, लेकिन उससे 5-10 मिनट पहले ही कर लेना है, क्योंकि थोड़े छोटे हैं, इनको आप फास्ट कर सकते हो जल्दी, तो इनको आप 55-60 मिनट के अंदर कंप्लीट करोगे तो आपके आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से कर सकते हो। तो ये 30 नंबर के क्वेश्चन हो गए, 30 वो 60 नंबर का ये पेपर हो गया। देखो यहां पर अगर हम देखें तो 5 प्रश्न ये और 10 प्रश्न ये, कुल मिला के 15 प्रश्न है। 15 प्रश्न आप अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 60 नंबर का काम हो जाता है। जबकि वैसे देखा जाए तो अभी तो 15 प्रश्न पढ़े हैं, 15 प्रश्न ही हुए, आधा पेपर पढ़ा है, लेकिन आधा नहीं है, वो बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, और 10 और 10 20 अंक के ही हैं। ये जो 5 प्रश्न आएंगे 11 से लेके 15 तक के, ये 2-2 नंबर के होंगे, और कुल मिला के इनका 10 दूना ये 5 दूना 10 अंक हुआ। इनको आप 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा में भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर आप जल्दी करते तो और भी सही है, लेकिन ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उत्तर लिख रही है आप 5-7 मिनट में कर लो, ऐसा भी नहीं करना, नहीं तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। और लास्ट बचे ये 10 क्वेश्चन, ये बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं। इनके आप चाहो तो कुछ प्रश्नों के उत्तर डायरेक्टली भी लिख सकते हो, और लास्ट में वो तो परिस्थिति पर निर्भर करता है कि लास्ट में टाइम आपके पास कितना बचता है। अगर बहुत ही कम समय बचा है, जैसे मान लो 10-15 मिनट ही बची है, तो 10-15 मिनट में आपको 5-7 मिनट तो पेपर को दोबारा से देखने में भी चाहिए, तो आपको फिर इनको डायरेक्टली लिखना है, डायरेक्ट इनके आंसर लिख देना है। और अगर आपके पास ये जो 25 मिनट शेष बचती है, अगर 170 मिनट इनमें काम में ले लो तो 25 मिनट शेष बचती है, इसको साथ में लेने के बाद में तो आप इनको बड़ा विस्तार भी कर सकते हो। जैसे कुछ प्रश्नों को आप शॉर्ट में कर दिया, जगह छोड़ दी, तो आप बाद में उसमें और भी कुछ जोड़ सकते हो। जैसे डायग्राम बनाने का काम है, आप बाद में कर सकते हो, या कुछ और वर्णन लिखना है, कोई निर्देश संकेत देना है, वो आप बाद में कर सकते हो, टाइम मिले तब। तो बहुत ही समझदारी से, चालाकी से आपको बोर्ड का पेपर करना है। ऐसा नहीं कि आपको पूरे प्रश्न आते हैं तो आपके पूरे नंबर आएंगे ही, पूरे प्रश्न आने के बावजूद भी आपके पूरे नंबर तभी आएंगे जब आप बहुत ही समझदारी से, चालाकी से करोगे। पूरे पेपर का जो एडजस्टमेंट है वो फिक्स टाइम के अंदर, जो निर्धारित टाइम है उसमें आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप आते हुए भी प्रश्नों को छोड़ दोगे मजबूरी बस, क्योंकि आपको टाइम एक्स्ट्रा देंगे नहीं। जितना बोर्ड का निर्धारित टाइम है 195 मिनट, 3.25 घंटे, उसके अलावा तो आपको 1 मिनट भी नहीं देंगे, 1-2 मिनट कम ही देने के चांस बनते हैं, अर्थात 5 मिनट पहले भी ले सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले आप पीछे से बड़े प्रश्नों को करोगे, करते हुए आप लास्ट में ये जो छोटे नंबर वाले 1-1 नंबर वाले प्रश्न है, इनको आपको लास्ट में करना है। इन प्रश्नों में आपको पिछले वाले जो वीडियो थे इनमें मैंने खूब सारे प्रश्न बता दिए, जो मैंने यहाँ पर चिन्ह लगा रखा है, 30वां, 26वां, 16, 17, 18, 23, 22, 23, 24 और 12, 13, 14, 15, ये प्रश्न बता दिए। आज आपके लिए हम इनमें से बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से ये जो क्वेश्चन है 11वां, 19वां, तीसरा और चौथा, 11वां प्रश्न 2 नंबर का, 19वां 3 नंबर का, और ये तीसरा चौथा 1-1 नंबर का है, ये क्वेश्चन आपको समझाते हैं। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि यही बोर्ड के अंदर आएंगे, लेकिन बोर्ड पैटर्न के हिसाब से लगभग, जैसे ये 11-12 नंबर पे वैदिक गणित का आता है 2 नंबर का, तो वो मैंने वैदिक गणित का लिया है। आपकी जो प्री बोर्ड का पेपर था उसके अनुसार आपको बता रहा हूं। तो हम यहाँ पर 11वां क्वेश्चन लेते हैं, घनमूल निकालने वाला। लगभग इसकी जगह निखिलम विधि से घनफल भी आ सकता है, या फिर द्वंद्वयोग विधि से वर्ग भी आ सकता है, या फिर दवजांग विधि से भाग भी आ सकता है, जो आपने 9th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा है, तो आप उनको भी तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन
नंबर जो 11 है उसको हल करते हैं हम। संख्या दे रखी है ये संख्या है, इसका आपको घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए आपके पास दो विधियां हैं, वैसे महत्वपूर्ण विधियां दो है। एक तो विलोकन विधि है, अवलोकन विधि जिसको हम किसी भी संख्या को देखकर ही उत्तर बता सकते हैं, और एक है भाग विधि। यहां पर जो विलोकन विधि है, विलोकन विधि से हम तभी बता सकते हैं जब संख्या पूर्ण घन हो, पूरा पूरा घनमूल निकलता हो, तो ही आप विलोकन विधि से घनमूल बता सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि 27 का घनमूल, तो सीधी सी बात है 27 का घनमूल आप इकाई के अंक को देख लो, कितना होता है इकाई का अंक, कितना है 27 में 7 है, तो 7 किससे बना है, 3 से, 3 3 9 27, तो आप डायरेक्टली 3 बता सकते हो। लेकिन ये 27 क्या होना चाहिए, पूर्ण घन होना चाहिए, तो ही हम विलोकन विधि से बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह पूछा जाए कि 75 का घनमूल निकालो, अब आपको यह नहीं पता है कि 75 पूर्ण घन है या नहीं है, और खैर 75 का तो पता कर सकते हैं हम क्योंकि छोटी सी संख्या है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या का ये पता करना भी मुश्किल है कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। हालांकि बीजांक से ये जरूर जांच कर सकते हैं कि पूर्ण घन संख्या है, हो सकती है नहीं हो सकती। पूर्ण घन संख्या नहीं है इसका पता कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण घन संख्या है ही ये हम कंफर्म नहीं कह सकते। आ रहा है समझ में? तो रही बात अब यहां पर कि विलोकन विधि से हम हर प्रकार की संख्याओं का घनमूल नहीं निकाल सकते। किस संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं, सिर्फ पूर्ण घन संख्या हो, जिसका पूरा पूरा घनमूल निकलता हो, उसी का हम पूर्ण घन ये घनफल ज्ञात कर सकते हैं। और वो भी कहां तक संभव है, जब संख्या के अंदर कुल मिला के अधिकतम 9 अंक हो। जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है, तो 9 अंकों तक की संख्या का घनमूल हम विलोकन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। बस शर्त क्या होनी चाहिए, वो पूर्ण घन होनी चाहिए। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन आया था बोर्ड 2008 के अंदर, इसमें तो ये कुछ कह ही नहीं रखा है कि ये पूर्ण घन है या अपूर्ण घन है। तो हो सकता है हमें क्या पता है कि पूर्ण घन है, अगर हम डायरेक्टली विलोकन विधि से इसका घनमूल निकालने को करेंगे तो वो तो पूर्ण अंक आएंगे, 3 अंकों में घनमूल निकालेंगे क्योंकि 3 जोड़े बन रहे। लेकिन हो सकता है पॉइंटों के बाद भी कुछ अंक हो, पूर्ण घन नहीं है तो ऐसा होगा। तो इसलिए आप इसको विलोकन विधि से घनमूल नहीं निकालना है, आपको भाग विधि का ही इस्तेमाल करना है। बहुत सी बार मैं टेस्टों में देता हूं इस संख्या को, तो छात्र क्या करते हैं, विलोकन विधि से निकाल देते हैं क्योंकि उससे थोड़ा आसान होता है काम, जल्दी से उत्तर आ जाता है। लेकिन फिर भी उनको पूरे नंबर नहीं मिलते, कारण क्योंकि यहां पर नहीं कह रखा है कि ये पूर्ण घन संख्या है। हालांकि छात्र को पता होता है कि पूर्ण घन संख्या है क्योंकि बार बार अभ्यास किया होता है, लेकिन एक कोई निश्चित नेम नहीं है कि ये पूर्ण घन संख्या है ही। अगर क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि ये पूर्ण घन संख्या है, तब तो फिर कंफर्म है कि पूर्ण घन संख्या है, तब तो हम विलोकन विधि से निकाल सकते हैं। तो यहां पर इसका घनमूल आपको कौन सी विधि से निकालना है, भाग विधि से ही निकालना है। कारण यहां पर पूर्ण घन नहीं दिया हुआ, सिर्फ संख्या दे रखा है और कह रखा है कि इसका घनमूल निकालो। कुछ प्रश्नों के अंदर दे दिया जाता है कि पूर्ण घन संख्या इसका घनमूल ज्ञात कीजिए, तो वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हो विलोकन विधि। और वो भी तभी आप इस्तेमाल करना जब संख्या के अधिकतम अंकों की संख्या कितनी हो, 9 हो या 9 से नीचे हो, तो ही आप निकाल सकते हो। ज्यादा हो तो नहीं, ज्यादा के लिए फिर भाग विधि काम में लेनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम भाग विधि से सीख लेते हैं, फिर चाहे कैसी संख्या है, चाहे पूर्ण घन संख्या है चाहे अपूर्ण घन संख्या है, भाग विधि से अगर आप सीख लोगे तो फिर हर प्रकार की संख्याओं का घनमूल निकाल लोगे, चाहे इसे पूरा पूरा घनमूल निकलता ही ना हो, चाहे पॉइंटों में आंसर आए तो भी आप हल कर सकते हो। तो देखो यहां पर भाग विधि से कैसे घनमूल निकालेंगे। देखो घनमूल का मतलब होता है, घनमूल का मतलब होता है संख्या का छोटा मान करना। जैसे 8 का घनमूल कम आएगा 8 से, अर्थात 2 होता है, 2 दूना 4 दूना 8। कुछ छात्र क्या करते हैं, इसका घनमूल निकालने के बजाय घन कर देते हैं, इसको 3 बार लिख के गुणा कर देते हैं। और देख इतनी अच्छी बात है कि गुणा सही करते हैं, जबकि नॉर्मल गुणा बिल्कुल गलत करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। घनमूल क्या होता है और घनफल क्या होता है। घनफल का मतलब होता है विस्तार रूप करना, गुणा करके बड़ा मान कर देना, और घनमूल का मतलब छोटा मान लेकर आना। आ रहा है समझ? जैसे आपसे पूछे कि 64 का घनमूल, 64 का घनमूल, तो आपको 4 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 आएगा। लेकिन कुछ छात्र क्या करते हैं, 64 का घनमूल निकालने के लिए 64 गुना 64 गुना 64 कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि घनमूल क्या होता है और घनफल क्या होता है। घनफल एक विस्तार रूप होता है, बड़ा मान होता है, और घनफल एक छोटा मान होता है। तो यहां पर हमें घनफल निकालना है, घनमूल निकालना है, घनफल नहीं निकालना है। ठीक, तो यहां पर हम लिखते हैं, सबसे पहले आप एक ऐसे लंबी रेखा खींच दोगे और एक ऐसे
रेखा खींच दोगे। यहां पर हम घनमूल के जितने अंक आएंगे वो यहां पर लिखेंगे और यहां पर ये संख्या लिखेंगे। थोड़े अक्षरों में स्पेस देके लिखना है आपको, जिससे कि इनको सही ढंग से उतार सके हम। इस प्रकार से थोड़े जगह छोड़कर आपको उतार लेना है। उतार लिया। अब आपको इसमें 3-3 के जोड़े बनाते हुए देखकर आना है कि अंतिम जोड़ा कितना है। इधर से 3-3 संख्याओं को छोड़ते जाओ, 3-3 अंकों को छोड़ दो और लास्ट जो जोड़ा आता है 3-3 संख्याओं का या 2-2 का या 1-1 का, वो कितना आता है उस पर हम गौर करेंगे पहले। तो देखो यहां पर एक जोड़ा तो ये छूट गया 3 अंकों का और एक ही है इसमें 3 अंक, 2 छूट गए। अब लास्ट में 3 अंक बचे, इसका मतलब ये जोड़ा बचा कितना 143। आपको ये देखना है कि 143 में अधिक से अधिक हम किस संख्या का घनफल बोल सकते हैं, अर्थात घनफल कर सकते हैं। कहने का मतलब 143 में किस संख्या का घनफल समाहित है, घन समाहित है। तो आप गुणा करके देख लो, होगा तो किसी एक अंक का ही, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों तक हो सकता है, 10 का तो होगा नहीं। क्योंकि सोचने वाली बात है 10 का घनफल कितने अंकों में आता है, 3 से ज्यादा अंकों में आएगा, या तो 4 अंकों में आएगा या 5 में या फिर 6 में, क्योंकि 2 अंकों का घनफल 6 अंकों तक आ सकता है। तो यहां पर 3 ही अंक है, तो घनफल या तो 9 का होगा या 8 7 6 5 4 3, इनमें से आप किसी को भी गुणा करके देख लो। और आपके पास इतना तो अंदाज होना ही चाहिए कि 143 है, लगभग कितने का घनफल हो सकता है, किस संख्या का घन समाहित हो सकता है। तो आप अंदाज से देख लो, 4 का घनफल करके देख लो, या फिर 5 का या फिर 6 का, इनके आसपास ही होगा। और 10 तक की संख्याओं का 10 जो अंक हैं, 1 से लेकर 10 तक की गिनती है, 9 तक की गिनती, उनका घनफल तो आपको मौके की याद रहना चाहिए कि 1 का घनफल कितना होता है, 2 का कितना, 3 का कितना। ये तो नॉर्मल सी बात है। तो यहां पर 143 में हम देखें जैसे 5 का घन कितना होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 5 25 25 पंजे 125, लगभग 5 का घन। अगर 6 का घन करके देखते हैं तो 6 6 36 36 216, 216 क्या हो गया 143 से ज्यादा हो गया। तो पता चल गया कि 143 में केवल मात्र 5 का अधिकतम घन समाहित है। तो आप लिख सकते हो पहला अंक 5 आएगा इधर से, 3 अंकों में इसका घनमूल होगा, तो इकाई दहाई सैकड़े का अंक क्या होगा 5 होगा। ये 5 का घनफल आप 143 में घटा दो, कितना बचता है 5 5 25 25 पंजे 125। तो ये 125 आप 143 में घटा दो, नीचे लाइन खींच के ये माइनस कर दो, अर्थात इसका मतलब है घटा रहे हैं। ये चिन्ह ये कह रहा है घटा रहे हैं, बाकी यहां पर नहीं लगा हो तो यहां पर लगा रहे हो तो माइनस का चिन्ह, एक ही बात है। या संकेत लिखोगे आप उधर से अलग अलग पॉइंटों में तो उसमें वर्णन कर देना, अगर आपके पास टाइम बचे तो, नहीं तो आपको सीधा घनमूल ही लिख देना है। घनमूल के अंदर आप सीधे ये घनफल वाला काम भी कर सकते हो, और अगर टाइम हो तो आप ये संकेत भी दे सकते हो। देखो यहां पर 143 में 125 घटाएंगे, 3 में से 5 नहीं जाता, 5 का परमित्र अंक 5, 5 को 3 में जोड़ा तो 8, एकाधिक चिन्ह, 4 में 3 गया तो 1 और 1 में गया तो 0, कुछ नहीं बचा। घटाने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, अगले अंक को उतारना है। यह ध्यान रखना है, हर स्टेप में आपको अगला अंक उतारना है, यह गलती नहीं करनी है। तो ये 0 को हम सीधे नीचे उतार लेंगे। अब आपके पास बन गया 180, ये मान कितना है 180 है। इस 180 के अंदर आपको भाग देना है। अब भाग कितने का दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कितने का भाग दें। इससे ही भाग देने की प्रक्रिया क्या है ये आपको ध्यान देनी है। भाग देते हैं हमेशा 3 गुणा आपका ऊपर जो घनमूल आ चुका, घनमूल में जितनी संख्या बन चुकी उस संख्या के वर्ग का कितनी बार भाग जाता है उतनी बार भाग देते हैं 3 से गुणा करके, और जो घनमूल में जितनी संख्या आ चुकी उसका वर्ग गुणा करके वो मान जो बनता है उसका भाग कितनी बार जाता है ये भाग देना है। तो जैसे 3 गुणा घनमूल में भी तक सिर्फ 5 ही है संख्या, 5 का वर्ग गुणा ये मान जो बनेगा उसका भाग कितनी बार जाएगा, ये आपको देखना है, जो आप आपको में गुणा करके देख सकते हो। बाकी ये तो छोटी सी संख्या है, अंदाज से भी देख सकते हो। 55 25 25 थी 75, कुल मिला के 75 का भाग 180 में कितनी बार जाता है उतनी बार आपको देना है। ज्यादा नहीं होना चाहिए मान, बाकी लगभग इसके आसपास होना चाहिए, लेकिन ज्यादा कम भी न रहे कि एक बार और चला जाए, ऐसे स्थिति में नहीं छोड़ना है आपको। तो 55 25 थी 75, 75 का भाग 180 में, समझदार हो बिल्कुल। 75 गुना 150 होता है, 75 गुना कितना होता है 150, तो 2 बार जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं, बाकी 1 बार कम रह जाएगा। तो आप कितनी बार दोगे 2 बार, तो ये 2 बार
या यहां पर लिख सकते हो आप 5 का वर्ग गुणा 3 का भाग 2 बार गया, जिससे वो संकेत देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर यहीं पर थोड़ा ज्यादा विस्तार से बता दो, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा अगर यहां पर पूरा पॉइंट मिल जाए तो ज्यादा संकेत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वहां पर टाइम खराब नहीं होगा। तो 25 30 75 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। तो 2 यहां पर लिख दो, जितनी बार भाग जाए उतना। अब 2 बार भाग देने पर मान कितना आता है, ये मान आप नीचे लिखकर घटा दो। 180 में से घटा दो, 75 दूना कितना होता है? 150। तो ये 150 आप नीचे लिखकर घटा दो। घटाते हैं, यहां पर माइनस लगा सकते हैं, यहां पर भी आप माइनस का चिन्ह लगा सकते हो। आपकी किताब के अंदर इधर भी माइनस मिल सकता है, तो इसका मतलब है कि वो आगे घट रहा है। यहां पर देखो 0 में 0 गया तो 0, 5 गया 8 में तो कितना बचा? 3, और 1 में 1 गया तो कुछ नहीं बचा। घटा दिया, तुरंत क्या करोगे आप? अगली संख्या उतार लोगे। उतार लिया, कितना मान बन गया ये? 305। देखो एक बार भाग दे दिया आपने, उसके बाद आपको 2 स्टेप घटाने के करने हैं, और फिर तीसरी बार भाग देंगे। फिर भाग देने के बाद में 2 बार हम घटाएंगे, और फिर तीसरी बार क्या करेंगे? भाग देंगे। जो ऊपर अंक लिखते हैं ना, वो 2 बार घटने के बाद में आता है। तो यहां पर हम 305 में पहले घटाएंगे, 2 स्टेप घटाने के करेंगे। अब ये घटाने वाले स्टेप क्या है, ये आपको समझना है। कुल मिला के घनफल में 3 स्टेप है। भाग दो, 2 स्टेपों में घटाओ, 3 स्टेप हो गए। फिर आगे भाग दो, फिर 2 स्टेप आप घटाने के करोगे, और फिर क्या करोगे? भाग दो। अगले अंक उतारते जाओगे हर जगह। आ रहा है समझे? तो कुल मिला के आपको ये 3 स्टेप याद करने हैं। पहल वाला स्टेप तो याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो पता चल जाएगा कितने का घनफल समाहित है, उतना अंक आ जाएगा। उसके बाद आपको भाग देके फिर 2 स्टेप घटाने के। तो हमने जैसे यहां पर 2 का भाग दिया, 2 बार भाग गया, 2 यहां पर लिख दिया। अब अगला अंक उतारने के बाद जो संख्या बनी उसमें हम घटाएंगे। घटाने का नियम है 3 गुणा, यहां पर जो घनमूल आकर जो संख्या बन गई, जैसे 52 हो गया, ये संख्या 52 है, इसमें आपको इकाई के अंक का वर्ग गुणा बाकी संख्या, बाकी अंक नहीं संख्या। आ रहा समझे? 2 का वर्ग करने के बाद में कितनी संख्या बचती है? 5। आगे और अंक तो ज्यादा भी बन सकती है जो आगे होगी। तो यहां पर 3 नेम के अनुसार, फॉर्मूले के अनुसार 3 गुणा इकाई के अंक का वर्ग, कितना इकाई का अंक? 2 का वर्ग गुणा बाकी संख्या। या आप ऐसे लिख दो पहले कि 3 गुणा इकाई के अंक को छोड़कर बाकी संख्या, और गुणा इकाई का अंक का वर्ग। वो तो बात वही है, गुणा में आएगा, कैसे आगे पीछे लिख दो। तो 3 गुणा इकाई के अंक को छोड़ते तो कितनी संख्या बचती है? 5। 3 गुणा 5 गुणा इकाई के अंक का वर्ग, किसका वर्ग? 2 का वर्ग। ये घटाना है। आ गया स्टेप समझ में? 3 गुणा इकाई के अंक का वर्ग गुणा बाकी संख्या, या 3 गुणा इकाई के अंक को छोड़कर बाकी संख्या गुणा इकाई के अंक का वर्ग। ये जो मान बनेगा वो आपको घटाना है। तो ये स्टेप समझ में आ गया भाग देने के बाद में? बहुत ईजी है। कोई सी भी संख्या का घनमूल निकालना है, यही आपको अपनाना है भाग विधि के लिए। तो कितना मान बनता है ये घटा देते हैं। 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 दिया कितना हो गया? 60 हो गया। तो ये 60 आप यहां पर लिखकर घटा दो। यहां पर लिख सकते हो आप घटाया, यहां पर देखो, तो ये संकेत बन जाएंगे। घटाते हैं, कितना बचता है? 5 में 0 जाएगा, 5 बच जाएगा। 6 में 6 नहीं जाता 0 में, 6 का परमित अंक 4, 4 को 0 में जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। एकाधिक चिन्ह लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, यहां पर 3 में 1 जाएगा तो 2 जाएगा। 245। समझ में आ रहा है? अगर घटाने में इनमें कोई गलती हो तो बता देना तुरंत, लेकिन इस प्रक्रिया ऐसे ही आपको समझना है। अगला अंक क्या है वो आपको तुरंत उतार लेना है। जैसे ही आप घटाओगे यहां पर, अगले अंक को उतार लेना है। देखो जोड़ा नहीं उतारना है। कुछ छात्र क्या करते हैं, वर्गमूल की तरह जोड़े उतार लेते हैं, एक साथ ही पूरी 3 संख्या उतार लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, घनमूल के अंदर एक एक अंक ही उतारते हैं। अगला अंक 5 है, ये हो गया 2455। इसके अंदर एक बार और घटाना है। 2 स्टेप है घटाने के, एक बार तो घटा दिया, दूसरा स्टेप क्या है घटाने वाला वो और देखो। तो वो है यहां पर जो संख्या आ चुकी उसके इकाई के अंक का घनफल घटाना है। आया समझ में? क्या है यहां पर संख्या का इकाई का अंक 2 है, तो आपको 2 का घनफल घटाना है। जैसे यहां पर 5 का घनफल घटाया था वैसे। तो ये 2 का घनफल, 2 का घनफल होता है 2 गुणा 2 अर्थात 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो ये 8 आपको घटा देना है, या
यहां पर माइनस लगा रहे हैं, इसका मतलब कि घटा रहे हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हो घटाया, जैसे यहां पर माइनस लगा दिया या घटाया। बाकी आपके समझ में आना चाहिए, ये जरूरी है। 8 घटाते तो कितना बचता है, 5 में 8 नहीं जाता, 8 का परमित अंक 3, 3 को 5 में जोड़ा, 3 को 5 में जोड़ा, अभी बताया था, 5 में 8 नहीं जाता, 8 का परमित अंक 2, 2 को 5 में जोड़ा 7, एकाधिक चिन्ह अर्थात यहां पर 1, 5 में 1 गया तो 4, ये 4 ऐसे कैसे और ये 2 भी ऐसे कैसे, कुल मिला के 2447। घटाते क्या करना है, बहुत सी बार ज्यादातर हम अगले अंक को उतारना भूल जाते हैं और आगे प्रक्रिया अपनाते जाते हैं, क्योंकि बच रहा है ना मान, इसलिए चलते जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, अगले अंक को आपको हर स्टेप में उतारना है। ये मान हो गया 24,476, 24,476। 2 स्टेप हमने घटाने के कर दिए, भाग देने के बाद अब क्या करेंगे, भाग देंगे। अब भाग कितने का जाता है वो आपको देखना है। भाग कैसे देते हैं, वो उसी प्रकार से जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था। क्या बताया था, 3 गुणा जो घनफल आ चुका, घनफल का जितना मान वर्तमान में हो चुका, उसके वर्ग का भाग और 3 गुणा और कितनी बार जाता है वो। तो यहां पर देखो 3 गुणा क्या है घनफल में, अभी तक क्या मान बन चुका, 52, 52 का वर्ग का भाग कितनी बार गया, ये देखना है आपको। तो पहले हम इसका मान कर लेते हैं, फिर देखते हैं कितनी बार भाग जाता है, गुणा करके देख लेंगे। 52 का वर्ग होता है 2 दूना 4, 5 दूने 10 दूना 20 का 0 और 55 25 और 2 27, 2704। 2704 को 3 से गुणा और करना है, तो 3 से गुणा कर लेते हैं। 4 3 12, 7 3 21 और 3 दूना 6, सही 8112। 3 गुणा 52 का वर्ग मिलकर मान हुआ कितना, 8112। ये 8112 का भाग कितनी बार जाता है, कुल मिला के ये 24,000 के आसपास है, और भाग देना है आपको 8,000 के आसपास। कहने का मतलब 24 के अंदर 8 का भाग कितनी बार जाता है, अंदाज से आप देख सकते हो। 8 3 24, तो या तो 3 बार जाएगा या फिर 2 बार जाएगा या 4 बार मान लो, लेकिन गुणा करके देखोगे तो पता चल जाएगा कितनी बार जाएगा। तो यहां पर 24,476 में 8,112 का भाग अधिकतम कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हो 3 गुणा 52 का वर्ग का भाग 3 बार गया, जैसे यहां पर 2 बार गया था वैसे यहां पर 3 बार गया या भाग दिया। आ रहा है समझ में, ये मान कितना होता है 3 बार भाग देने पर, वो इसके नीचे लिख के घटा दो। तो इसको 3 से गुणा और कर लेते हैं, 3 बार भाग जा रहा है, 4 बार जा तो 4 से गुणा करते, तो 3 से गुणा और करके देख लो ऐसे आप रफ कॉपी के अंदर। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 अंटा 24, 24,336। ज्यादा नहीं हुआ और लगभग पास में है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 4 बार भाग चला जाएगा, 3 बार ही जाएगा। तो इसको आप इसके नीचे लिख दो, 6 ये 3 3 4 और ये 2 और घटा दो। यहां पर 3 लिख देना, जितनी बार भाग जाए वो, उसको मत छोड़ देना। ये घटाया, 6 में 6 गया तो 0, 7 में 3 गया तो 4, ये 4, 4 में 3 गया तो 1 0 0, 140 बचा। आया समझ में। अब देखो महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आपको ये संख्या दी होती कि ये पूर्ण घन है और पूर्ण घन होने के बाद आप भाग विधि का इस्तेमाल कर रहे हो, यहां पर कह नहीं रखा कि आप भाग विधि का इस्तेमाल करो या विलोकन विधि का, लेकिन पूर्ण वर्ग न देने का, पूर्ण घन न देने के कारण हम भाग विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पूर्ण घन देने के बाद भी अगर भाग विधि का इस्तेमाल कर सकते हो तो आप पे डिपेंड करता है। तो आप यहां पर आने के बाद में इसको छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि घन मूल के अंदर आपको पता है कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। 3 अंक आ चुके, उसके बाद आपको इकाई के अंक और देख लेना है। पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक क्या है, 7 है, और यहां पर घन मूल में इकाई अंक क्या है, 3 ही आना चाहिए, 2 या 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 3 3 9 30 27 इकाई का अंक 7 बनता है। किससे? 3 से बनता है। जिस संख्या का इकाई का अंक 3 होता है उस संख्या का घनफल करने पर इकाई का अंक क्या होता है, 7 होता है। तो यहां पर 7 इकाई का अंक है, तो घन मूल का कन्फर्मली इकाई का अंक क्या आएगा, 3 आएगा। आ रहा है समझ में? और 3 आ चुका आपके पास, तो ये कन्फर्म हो गया कि
523 घनमूल। आप आगे वाले 2 स्टेप छोड़ सकते हो, लेकिन कब? जब ये संख्या पूर्ण घन हो। ये सोचने वाली बात है। तो यहां पर तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ख नहीं रखा है, प्रश्न में दे नहीं रखा है कि ये पूर्ण घन है। तो आगे घटा के देखेंगे, हो सकता है आगे और बचे, तो पॉइंटों में भाग देना पड़े। तो 2 स्टेप वही घटाने वाले करेंगे। 140 घटा दिया, तुरंत आप क्या कर लो, अगली संख्या को उतार लो। अगली संख्या क्या है? अगली संख्या नहीं, ध्यान रखो, अगले अंक को उतारना है। ठीक, अगला अंक है 6, उतार लिया। इसमें आपको क्या करना है? घटाना है। क्या घटाते हैं? वही बताया था आपको पहले, 3 गुणा इकाई के अंक का वर्ग गुणा इकाई के अंक के बाद में क्या संख्या बचती है उसका गुणा। ऐसे जैसे अभी 52 था तो इकाई का अंक 2 था, 2 का वर्ग गुणा 5 गुणा करके घटाया था। अभी यहां पर इकाई का अंक 3 है तो 3 का वर्ग गुणा करके 52 गुणा करना है। आ गया होगा समझ में अब तो घटाना क्या है आपको? 3 जो हमेशा काम में आता है फॉर्मूले के रूप में, 3 गुणा इकाई का अंक क्या है? 3, या इकाई के अंक को छोड़ो, आप पहले इकाई के अंक को छोड़कर बाद जो संख्या है उसको गुणा कर लो। 3 गुणा 52 गुणा इकाई के अंक का वर्ग, अर्थात 3 का वर्ग। क्या करना है? घटाना है, अर्थात माइनस लगा दो, इसका मतलब घटाना है। ये मान कितना होता है आप रफ में गुणा करके आराम से घटा सकते हो। तो आया समझ में? गुणा करते हैं, 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 को 52 से गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा मान। तो यहां पर देखो रफ के अंदर 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 को आप 52 से गुणा करोगे तो ये 52 गुणा 27। रफ को भी गुणा करके देख लेते हैं। 7 दूने 14 का 4, 5 दूना 10 और 7 पंजे 35, 45 और 1 46, 5 दूना 10 और 4 14, 1464। आ रहा है समझ में? 1464। एक बार और गुणा करके देख लो। 7 दूने 14 का 4, हासिल की कितनी हुई? 1, 2 दूना 4 और 7 पंजे 35, 35 और 4 39 और 1 हासिल 40। तो ये हुआ 40 का 0। ऐसी गलती नहीं करनी है। हासिल की हो गई 4, 5 दूना 10 और 4 14। कहने का मतलब 1404 होगा। कैसे भी आप गुणा करो, लेकिन गुणा तो सही करोगे ना, इसमें तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आपका काम है। तो ये 1404 हो गया, 52 को 27 से गुणा किया तब। तो यहां पर लिखकर घटा दो, ये 1404 और लाइन खींच दो। कितना बचा? 2 बचा, 0 बचा, 0 बचा, 0, सिर्फ 2 बचा। 1406 में 1404 गया तो 2 ही बचा। अगले अंक को आप उतार लो। अगला अंक क्या है? 7 है। तो कितना हो गया ये? 27। 27 के अंदर एक बार वो स्टेप कौन सा? इकाई के अंक का घनफल घटाने वाला। उसके बाद में भाग देंगे अगर बचेगा तो इकाई का अंक क्या है घनमूल में? 3। 3 का घन आप और घटा दो। 3 का घन होता है 3 3 9 27। तो कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं बचा। आगे कोई संख्या उतारने के लिए है भी नहीं। इसका मतलब ये घनफल निकालने का प्रोग्राम पूरा हो गया। घनफल क्या? घनमूल निकालने का जो काम था वो भागदी से पूरा हो गया। और घनमूल आ गया आपका कितना? 523। ये शायद नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर आपको लिखकर और बता देता हूं। देखो यहां से इसके बाद आपको क्या करना है? आपने 3 बार भाग दिया इसके अंदर। 3 बार भाग देने पर मान बना कितना? 24,336। यहां पर देखिए ये 24,776 में आप 24,336 घटाओगे। कहने का मतलब 3 गुणा 52 के वर्ग का भाग कितनी बार दिया था? 3 बार। 3 बार गया तो कितना मान आया था? 24,336। ये घटाते हैं हम तो 6 में 6 गया तो 0, 1, 4, 400 कितना बचा? 10, 410 बचा। अगली संख्या को उतारेंगे हम। अगला अंक कौन सा है? 6। ये 6 उतारेंगे तो हो जाएगा 4106 हो जाएगा। इसके अंदर क्या करना है आपको? क्या करना है? घटाने का काम करना है। क्या घटाना है? एक बार और देख लेना, ये सही बच रहा है। 6 में 6 गया तो 0, 7 में 3 गया तो यहां पर देखो 6 में 6 गया तो 0, 7 में 3 गया तो 4,
यहाँ पर 6 में 6 गया तो ये लिखा है ना, 6 में 6 गया तो 0, 4 में 3 गया तो यहाँ पर 4 नहीं है 7 है। देखो दोबारा से इसको वापिस यहाँ पर लिख के बता देता हूं मैं। ये था 24,476 जब आपने 6 उतारा था तब। इसमें आपने 3 गुणा 52 के वर्ग का भाग 3 बार दिया तो कितना मान आया 24,336। यहां पर लिख सकते हो 3 गुणा इकाई के अंक का वर्ग ये और बाकी 52, इसका भाग कितनी बार गया 3 बार गया। इकाई का अंक क्या है 2 है, सॉरी ये 5 है, 2 2 का वर्ग का भाग कितनी बार दिया आपने 3 बार। तो 24,336 हो गया। घटाते हैं इसको 0, 7 में 3 गया तो 4 और 4 में 1 गया तो 4 में 3 गया तो 1 बच गया। अगला अंक क्या है 6 है, तो ये फिर से हम क्या करेंगे 6 उतार लेंगे, 1406 आ जाएगा। इसके अंदर हम घटाने का काम करेंगे 2 बार। क्या घटाना है, एक तो 3 गुणा इकाई के अंक का वर्ग, जो संख्या आपके पास आ चुकी घनमूल में उसके इकाई का अंक का वर्ग गुणा बाकी संख्या क्या बचती है। तो 3 गुणा ये 3 का वर्ग गुणा 52 ले लो, तो 52 को लिख लो पहले जैसे आपके समझ में आए वैसे कैसे भी, लेकिन करना इकाई के अंक का वर्ग गुणा 3 गुणा और इकाई के अंक के बाद में जो संख्या बचती है उसका गुणा, वो घटाना है। यह आता है 3 3 9 27, 27 को 52 से गुणा करते हैं तो 7 दूने 14, 7 पंजे 35 और 1 36 और 4 40, 5 दूना 10 और 4 44, 1404 आएगा। तो ये 1404 आपको क्या करना है घटा देना है। कितना बचता है देख लो, 4 गया 6 में तो 2 बच गया, बाकी कुछ नहीं बचा तो सिर्फ 2। अगला अंक क्या है 7, इस 7 को उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 27। और अब इसमें क्या करना है, एक बार इकाई के अंक का घनफल और घटाना है। क्या है घनमूल का इकाई का अंक 3, तो इस 3 का घनफल घटाना है। 3 3 9 27, तो क्या बचा कुछ नहीं बचा, आगे कोई संख्या है नहीं। अगर आगे अंक कोई बचता है तो फिर भाग देंगे, चाहे भाग को पॉइंटों में ही देना पड़े, अगर न जाए तो 0 बार देना पड़े, तोड़कर देना पड़े, 0 लगा के देना पड़े। तो इस प्रकार से ये आपका भाग कंप्लीट हो गया और आ गया घनमूल कितना 523। तो आप लिख सकते हो अतः क्या है आपकी संख्या 14 30 55 66 7 का घनमूल बराबर 523 है और ये आपका हो जाएगा उत्तर। तो आ गया समझ में घनमूल। कहने का मतलब अब घनमूल दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छी तरह समझ में आ गया, दोबारा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, कंप्लीट रूप से समझ जाओगे। चाहे कैसी संख्या हो, चाहे 4 अंकों में 5 अंकों में आए इसी प्रकार से चलता जाएगा। अगर यहां पर घटाने के बाद में कुछ बचता, जैसे यहां पर 27 नहीं ये 25 होता तो 2 बचता, या 20 होता 7 बचता, आगे कोई अंक न होता उतारने के लिए, तो फिर क्या करते आप, क्या वो शेषफल बचाते? हम क्या करते, घनमूल जो आ रहा है वहां पर पॉइंट लगा देते और यहां पर 0 लगा देते और वही प्रक्रिया स्टार्ट होती। फिर आगे 0 0 0 हमेशा लगाते जाते और चलते जाते। जैसे कोई अपूर्ण घन संख्या लेना आप घर पर और उसका घनमूल निकाल के देखना, लास्ट में बचेगा शेषफल, उसमें क्या करना 0 लगा लेना घनमूल में पॉइंट लगाकर और फिर वही स्टेप चलाते जाना। तो ऐसे हम अपूर्ण घन संख्या का घनमूल भी निकाल सकते हैं, पॉइंटों के अंदर भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपके अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं या आते हैं वो सारे पूर्ण घन संख्याओं से संबंधित ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पूर्ण घन संख्याओं के क्वेश्चन आ सकते हैं, अपूर्ण घन संख्याओं के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोबारा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ 3 स्टेप ध्यान रखना है। एक बार भाग देंगे, फिर दोबारा घटाएंगे, फिर तिबारा घटाएंगे, तो 2 स्टेप घटाने करेंगे, फिर हम भाग देंगे, फिर 2 बार घटाएंगे। पहला आपको भाग देना है। भाग देने का जो नियम है वो है 3 गुणा घनमूल में जो संख्या आ चुकी उसका वर्ग पूरी का गुणा कितनी बार जाता है, वो मान आपको घटा देना है। आया समझ में? और फिर उसके बाद हम अंक उतारते जाएंगे, घटाएंगे उसमें क्या 3 गुणा इकाई का अंक का वर्ग गुणा बाकी जो संख्या बचती है उसका गुणनफल घटाएंगे
और तीसरे स्टेप में इकाई के अंक का घनफल घटाएंगे। तो 3 स्टेप हो गए, एक तो भाग देने का और 2 घटाने का। भाग देते हैं, फिर से बता रहा हूं मैं, 3 गुना जो घनमूल में संख्या आ चुकी उस पूरी का वर्ग करके 3 से गुणा करके कितनी बार जाता है उससे गुणा करके घटा देना है। आ गया तो समझ में। और दूसरे स्टेप में फिर आप जो 2 स्टेप घटाने के करोगे उसमें पहला स्टेप घटाने वाले में 3 गुना इकाई के अंक का वर्ग गुणा बाकी संख्या क्या बचती है, घनमूल, ये घनफल आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, 3 गुना इकाई के अंक का वर्ग गुणा बाकी संख्या का गुणनफल आपको घटाना है और फिर इकाई के अंक का घनफल घटाना है। प्रत्येक बार अगले एक एक अंक उतारते जाना है। तो ये है घनमूल का प्रोग्राम जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। और बाकी आप अभ्यास करके देख लेना, नहीं आए तो पूछ लेना। मिटा देता हूं मैं इस क्वेश्चन को। अब लेते हैं हम ये लगभग जो 19 नंबर पर जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसको। और ये है एक ABCD क्या है, चतुर्भुज है। जानते हो चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, ऐसा एक चतुर्भुज है। तो पहले जो दी गई सूचना है उसका आप एक चित्र बना लो। देखो क्वेश्चन 19 हल सिद्ध करने वाला है। पहले हम क्या करते हैं, एक चतुर्भुज का चित्र बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक चतुर्भुज है। ये तो दे नहीं रखा है कि ये समांतर चतुर्भुज है या फिर सम चतुर्भुज है या फिर समलंब या कौन सा है, वर्ग आयत, ऐसे कुछ नहीं कह रखा है। सिर्फ चतुर्भुज है तो चतुर्भुज बना लिया मैंने। नाम देना है इसका क्या, जो नाम दे रखा है वो ABC और मान लेते हैं ये क्या है, D है। ये ABCD एक चतुर्भुज दे दिया। इसके अंदर क्या दे रखा है, भुजा AB, BC और CD और DA, इन चारों भुजाओं पर क्रम से पहले AB पर, फिर उसके बाद में BC, तो ये BC के ऊपर यहां पर ले लेते हैं क्योंकि आगे ये भी कह रखा है कि समान 3 भाग करता है, समान 3 भागों में बांटता है, ऐसे 3 भाग करता है कुल मिला के ऐसे। और CD पर भी इस प्रकार से बिंदु लेते हैं। लेना है एक बिंदु लेकिन टुकड़े 3 करके कोई सा एक टुकड़ा लेना है, लेकिन क्रम से लेना है। जिस इसमें अगर ये लिया है तो फिर इसमें भी पहले वाला लेना है, उसी क्रम में लेना है सबको। और इस पर क्या है, AD पर भी इस प्रकार से PQRS बिंदु है, तो हम यहां पर ले लेते हैं P इसके पास में, तो ये P इसके पास में, Q इसके पास में जाएगा और PQ, और ये क्या है R इधर से इसके पास में, PQR और S। ये कह रहा है किसके सापेक्ष, A और C के सापेक्ष। ये जो AC है, ये AC जो विकर्ण है इसके सापेक्ष इधर से और इधर से समान 3 भागों में बांटते हुए ये PQRS लगाने हैं। तो ये PQR और S हमने इस प्रकार से लगा लिए। आपको सिद्ध करना है कि ये PQRS एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अर्थात समांतर चतुर्भुज का मतलब इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर है या फिर बराबर है। कोई सब गुण बता दो, बराबर बता दो या फिर समांतर बता दो, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहां पर दिया है, क्या दिया है, जो क्वेश्चन के अंदर सूचना है उसको आप अपने हिसाब से लिख दो। चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB, BC, CD व DA पर क्रमशः PQRS बिंदु स्थित है। जो चतुर्भुज की भुजाओं को AC के अनुसार समान 3 भागों में बांटते हैं। इस भुजा के 3 टुकड़े करता है ये P, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, ये Q करता है इसके 3 टुकड़े। इधर ये 3 टुकड़े ये R कर रहा है और ये S कर रहा है। आ रहा है समझ में। तो जो AC के अनुसार या सापेक्ष सभी भुजाओं को क्या करता है, समत्रिभाजित करता है। ये लिख दिया, ये दिया हुआ है। सिद्ध करना है आपको सिद्ध करना है कि PQRS, जब PQRS चतुर्भुज का नाम दिया तो मिला देते इनको, ये मिला दिया हमने
ये पी क्यू आर एस एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक समांतर है, समांतर चतुर्भुज है। अर्थात इसको आप ऐसे लिख दो, क्योंकि इसका जो गुण होगा उसी तो अनुसार हम इसको सिद्ध करेंगे। अर्थात चाहो तो आप पी एस समांतर क्यू आर, पी एस समांतर क्यू आर व पी क्यू समांतर एस आर करना है, पी क्यू समांतर एस आर, तो समांतर त्रिभुज बन जाएगा। अगर इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर साबित कर देते हो आप तो समांतर त्रिभुज हो जाएगा, या फिर बराबर कर देना, जो भी गुण आए वो आप समांतर त्रिभुज बताओगे, उसी से समांतर बनेगा। अब देखो उपपत्ति के अंदर इसमें हमें प्रूफ देना है, यह साबित करना है कि समांतर चतुर्भुज कैसे है। तो देखो यहां पर प्रश्न में दिया हुआ है एपी अनुपात पीबी। क्या है एपी अनुपात पीबी? एपी के अंदर 2 टुकड़े हैं और पीबी में कितना है, 1 टुकड़ा। तो यहां पर लिख सकते हो आप एपी अनुपात पीबी, एपी टुकड़ा और पीबी, ये जो एबी के 2 टुकड़े हो गए, वैसे तो 3 टुकड़े हो रहे हैं लेकिन यहां पर नाम नहीं दे रहा कुछ भी, तो इसका मतलब इधर 2 टुकड़े हैं और इधर क्या है, 1 है। कितना अनुपात है, एपी 2 है और पीबी कितना है, 1, 2 अनुपात 1 है। आ रहा है समझ में? और इधर देखो एएस अनुपात डीएस, इन दोनों का अनुपात क्या है, 2 अनुपात 1, तो ये भी 2 टुकड़ा और 1 टुकड़ा, 2 अनुपात 1। अब आप यहां पर देखो इसको मिला दे अगर बीडी को, तो आपका जो त्रिभुज ए बी डी है, यहां त्रिभुज ए बी डी, इस ए बी डी में क्या है, त्रिभुज की 2 भुजाओं के जो टुकड़े हो रहे हैं वो समान अनुपात में हो रहे हैं। यहां पर देखो मैं चित्र बना के बताता हूं, यह आपका जो ए बी डी है, इसके अंदर क्या है, एक तो आर है और एक क्या है, एस है। ये आर और एस दोनों बिंदु, ये रेखा क्या कर रही है, ए बी को और ए डी को क्या कर रही है, समान अनुपात में बांट रही है। क्या 2 अनुपात 1, उसका भी 2 अनुपात 1, बांटे ना समान अनुपात में। अगर किसी त्रिभुज के अंदर कोई रेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वो क्या होती है, तीसरी के समांतर होती है। किसके, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक ऐसी रेखा खींचे जो त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटे तो वो तीसरी के समांतर होती है। और अगर त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर रेखा खींच दे तो वो बाकी 2 भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में बांटती है। तो कुल मिला के ये 2 प्रमेय, एक तो थेल्स प्रमेय और एक थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय, अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा के हम समांतर रेखा खींच दें तो वो समांतर रेखा बाकी की 2 भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में बांटती है। बाकी जो 2 भुजाएं हैं उनको, उनके संगत खंडों को समान अनुपात में बांटती है। और अगर संगत खंडों को समान अनुपात में बांटती है तो इसका विलोम हो गया, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो आप यहां पर लिख सकते हो त्रिभुज ए बी डी में थेल्स प्रमेय के विलोम से समान अनुपात आ गया। थेल्स प्रमेय के विलोम से पता होना चाहिए थेल्स प्रमेय क्या है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर रेखा खींच दें हम बाकी के 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करवाने के लिए, तो दोनों भुजाओं के 2 टुकड़े होंगे, वो दोनों टुकड़े जो संगत टुकड़े हैं वो हमेशा समान अनुपात में ही होते हैं। यह है थेल्स प्रमेय। अगर किसी त्रिभुज के अंदर कोई सी भी एक भुजा के समांतर रेखा खींच दें जो क्या करे, बाकी की 2 भुजाओं को 2 टुकड़ों में बांटे, तो वो दोनों टुकड़े जो संगत टुकड़े हैं वो हमेशा आपस में समान अनुपात में ही आते हैं। ये थेल्स प्रमेय है। और इसका विलोम है, अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक ऐसी रेखा खींची गई है जो त्रिभुज की 2 भुजाओं के संगत टुकड़ों को समान अनुपात में बांट रहे हैं, तो वो खींची गई रेखा क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहां पर ऐसा ही हो रहा है, इन दोनों टुकड़ों का अनुपात, ये जो दोनों संगत टुकड़े हैं इनका अनुपात क्या है, आपस में बराबर है, जो मैंने अभी बताया 2 अनुपात 1, ये भी 2 अनुपात 1। तो इसका मतलब ये जो खींची गई रेखा है पी, ये आर एस है, वो तीसरी भुजा बी डी के क्या है, समांतर है। आया समझ में? तो थेल्स प्रमेय के विलोम से आर एस समांतर बी डी है। आपको बताना भी है थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, एग्जाम के अंदर लिखना है कि अगर किसी त्रिभुज की
त्रिभुज के अंदर एक ऐसी रेखा जो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है तो वो तीसरी के समांतर होती है। लिखना जरूरी है, नहीं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन आपके समझ में आ रहा है, तो यहां पर जगह कम होने के कारण मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है, एग्जाम में ध्यान रखना है। तो क्या हो गई यहां पर आर एस समांतर बीडी, कहने का मतलब ये आर एस इसके समांतर है। यहां पर आ जाओ आप, आर एस थोड़ी पी एस है, थोड़ी सॉरी ये पी एस, पी एस किसके समांतर हो गई, बीडी के, इसके ये समांतर है। अब आप नीचे आ जाओ, नीचे कौन है त्रिभुज बीसीडी। इसी प्रकार त्रिभुज बीसीडी में देखो इधर बीक्यू अनुपात सी क्यू, बीक्यू अनुपात सी क्यू क्या है, 1:2, या उधर से ले लो 2:1, इन दोनों टुकड़ों का अनुपात इनके बराबर आता है, चाहे किधर से भी है, तो ये थेल्स प्रमेय के विलोम में समांतर हो जाएगी। बीक्यू अनुपात सी क्यू है 2:, ये 1:2, और उधर से चलो सी आर अनुपात डी आर, ये भी क्या है 1:, इधर से, तो इधर से डी आर लेते हैं पहले, डी आर अनुपात सी आर, तो वही क्या है 1:2, तो यहां पर भी समान अनुपात आ रहा है। तो उसी प्रकार क्या हो गया, ये जो बी डी है इसके समांतर कौन सी रेखा आ गई, क्यू आर आ गई। बी डी के समांतर कौन सी आ गई, क्यू आर। तो यहां पर पी एस बी डी के समांतर और क्यू आर भी क्या है, बी डी के समांतर। कहने का मतलब इस बी डी रेखा के समांतर इधर से पी एस है और इधर से क्या है, क्यू आर है। तो समांतर के समांतर, सारी रेखाएं समांतर होती है, आपस में समांतर रेखा है, तो यहां पर समांतर लिख सकते हो आप कौन सी, पी एस। कुल मिला के क्यू आर समांतर क्या हो गई, पी एस हो गई। ये दोनों रेखा समांतर हो गई। अब आते हैं हम ऐसी रेखा के इधर वाला जो त्रिभुज है उसमें और इधर वाले में। उसी प्रकार कौन सा प्रकार बता रहे हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी, उधर देखो आप, ये लंबी वाले त्रिभुज ए सी डी में, इसमें क्या है, ए एस अनुपात डी एस, ए एस अनुपात डी एस बराबर 2:1, 2:1, और इधर से देखो सी आर अनुपात डी आर, सी आर अनुपात डी आर, ये भी क्या है 2:1, 2:1। इसका मतलब अगर किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं के संगत टुकड़े आपस में समान अनुपात में होते हैं तो उनको बांटने वाली रेखा क्या होती है, तीसरी के समांतर होती है। तो एसी के समांतर कौन सी हुई, एस आर। त्रिभुज ए सी डी के अंदर इन दोनों टुकड़ों का अनुपात इन दोनों के बराबर है, तो ये रेखा क्या कर रही है, फिर समानुपाती बांट रही है ना, तो तीसरी के क्या है, समांतर। तो वही थेल्स प्रमेय के विलोम से, इसलिए एसी समांतर क्या हुई, एस आर। आ रहा है ना समझ में, वही थेल्स प्रमेय का यहां उपयोग करना है विलोम का। इधर से देखे तो ये रेखा इसके समांतर, उधर से ये समांतर। अब ऐसे त्रिभुजों की बात करें, इधर वाला और उधर वाला, तो इस रेखा के वो समांतर आ गई, इधर से ये समांतर आ जाएगी, तो आमने सामने की रेखाएं समांतर होने का मतलब क्या बन जाएगा, ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। आगे देखो, इसी प्रकार त्रिभुज लेते हैं हम ए सी बी या ए बी सी, ए बी सी। इसमें देखो, इसमें क्या है, एपी अनुपात पीबी बराबर कितना है, 2:1, 2:1। और इधर से चलो सी क्यू अनुपात बी क्यू, सी क्यू अनुपात बी क्यू बराबर कितना है, सी क्यू अनुपात बी क्यू 2:1, 2:1। इसलिए यहां पर भी क्या हुआ, ए सी के समांतर, इस ए सी के समांतर क्या हुई, पी क्यू, ये पी क्यू। तो यहां पर आमने सामने की चारों भुजाएं समांतर हो गई। यहां चतुर्भुज देखो, मैंने शॉर्ट में बताया, आप जितना अच्छा यहां पर लिखोगे, अपने मन से जितना स्पष्ट करोगे, उतने आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जगह कम होने के कारण मैंने तो शॉर्ट में बता दिया आपको। तो जो आपने सीखा है, समझा है, उसको आप आराम से साफ साफ शब्दों में विस्तार रूप में लिखो। क्योंकि अगर ऐसा प्रश्न ज्यादातर 3 नंबर का या 6 नंबर का ही आता है, जैसे यहाँ पर 3 नंबर का, ये 6 नंबर की जगह भी आ सकता है सिद्ध करने वाला, तो आपको उसी प्रकार से थोड़ा विस्तार रूप में समझा के लिखना है, सही ढंग से, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो यहां पर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में
क्या बताया मैंने? एक तो ये देखो यहां पर क्यू आर समांतर पी एस व यहां पर पी क्यू और सी क्यू। ये देखो एक तो एसी के समांतर क्या है? पी क्यू भी है, और एक एसी के समांतर क्या है? एस आर भी है। इस एसी के समांतर पी क्यू भी है और क्या है? एस आर भी है। तो पी क्यू और एस आर भी क्या हुआ? समांतर हुआ। तो क्या बन गया? ये समांतर चतुर्भुज। अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, जो आपको सिद्ध करना था। यही आपको सिद्ध करना है। आ रहा है समझ में? तो ये जो मैंने हल किया है ये कोई बेस्ट तरीका नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको जबरदस्त तरीके से लिखना, लेकिन इसमें समझ में आना जरूरी है, जो मैं आपको शॉर्ट शब्दों में समझा देता हूं। जैसे ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया था और इसमें यह कहा था कि पी क्यू आर एस क्रम से इसकी ए बी बी सी सी डी और डी ए जो भुजाएं उनको क्रम से क्या कर रहा है? एसी के सापेक्ष समान 3 भागों में बांटता है, समान अनुपात में बांटता है, समत्रिभाजित, अर्थात 3 टुकड़े ऐसे करके। तो यहां पर 2 टुकड़े छोड़े, एक टुकड़ा इधर से, इधर 2 टुकड़े छोड़कर एक, तो ये 2 और ये 1 तो समान 3 भाग हो गए, इधर भी समान 3 भाग हो गए। इस एसी को इधर देखते हैं तो इधर इसके ये 2 टुकड़े, एक टुकड़ा इधर से, 2 टुकड़ा एक टुकड़ा, तो ये भी समत्रिभाजित, इधर भी समत्रिभाजित। हम क्या करते हैं? बीडी को खींचकर ए बी डी में देखते हैं। चाहो तो आप रचना में भी लिख सकते हो कि बी को डी से मिलाया, ऐसे तो इसने खुद दे ही रखा है, बी को डी से और मिला देना रचना के अंदर। या फिर चतुर्भुज दे रखा है, विकर्ण तो हम खींच ही सकते हैं, चतुर्भुज दे रखा है तो विकर्ण तो होते हैं उसके, या आप लिख भी सकते हो। तो यहां पर इस बीडी ए बी डी त्रिभुज में देखें तो एपी अनुपात पीबी बराबर एएस अनुपात डीएस है, अनुपात बराबर है। इसका मतलब ये जो पीएस रेखा है ये क्या कर रही है? इस त्रिभुज की 2 भुजाओं के संगत खंडों को समानुपात में बांट रही है। समानुपात में बांट रही है तो तीसरी की क्या होगी? समांतर होगी। इसका मतलब पीएस बीडी के समांतर है। नीचे आए बी सी डी के अंदर तो ये बी क्यू सी क्यू और डी आर और सी आर समान अनुपात में है, खंड समान अनुपात में। इसका मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम से अगर कोई रेखा समान अनुपात में बांटती है त्रिभुज की 2 भुजाओं के संगत खंडों को, तो वो तीसरी क्या होती है? समांतर होती है। इसका मतलब बीडी के समांतर क्या है? क्यू आर भी है। इसका मतलब पीएस और क्यू आर क्या हुई? पीएस और क्यू आर क्या हुई? आपस में समांतर हुई, क्योंकि समांतर के समांतर सब समांतर। अब इधर से देखते हैं इस एसी के इधर इस साइड में उस साइड में, तो इधर वाली जो ए सी डी त्रिभुज है उसमें एएस और डीएस सी आर और डी आर आपस में अनुपात में बराबर है। तो इसका मतलब ये रेखा क्या है? इस एसी के थेल्स प्रमेय के विलोम से समांतर है। इधर से देखें तो इन दोनों खंडों का अनुपात आपस में बराबर है। इसका मतलब ये समानुपात में बांटने वाली रेखा क्या है? तीसरी के समांतर है। इसका मतलब एसी के समांतर पी क्यू भी है, एसी के समांतर एस आर भी है। तो एस आर और पी क्यू भी क्या हुई? आपस में समांतर हुई। तो कहने का मतलब आमने सामने की भुजाएं यहां पर क्या है? इस चतुर्भुज की समांतर है। और ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है वो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो आप आराम से सिद्ध कर सकते हैं इसको अच्छी तरह से लिख के ढंग से। समझ में आ गया? दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन है, मिटा दो इसको। 3/625 का दशमलव प्रसार कैसा है ये हमें बताना है। शांत है या अशांत आवर्ती? अब ये शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है ये आपने पहले सीखा है चित्र से। कितनी बची? 20-25 मिनट। देखो यहां पर 3/625 कहने का मतलब 3 में 625 का भाग दें तो क्या भाग पूरा हो जाएगा? पूरा जाने का मतलब दशमलव लगने के बाद भी क्या पूरा हो जाएगा क्या, या नहीं होगा? जैसे कुछ संख्या है 10 के अंदर आप 3 का भाग दो, 3 तिया 9, कितना बचा? 1 में भाग जाता नहीं, पॉइंट 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, 10 हुआ, 3 तिया 9, फिर 1, तो ये 3 आता जा रहा है। ऐसे जो आता है उसको कहते हैं हम दशमलव प्रसार अशांत। लेकिन यहां पर देखो जैसे 17 में 5 का भाग देंगे हम तो 5 × 3 = 15, बचा कितना? 2 में भाग जाता नहीं, 20 हो गया, 500 का 20, ये पूरा हो गया भाग। दशमलव के बाद में क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो ऐसे दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं हम? शांत दशमलव प्रसार। तो कुल मिला के शांत और अशांत है। अब हमें यहां पर चेक करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो आपके पास इसकी तरह देखे तो तरीका है क्या? भाग दो,
कहने का 3 में 625 का भाग दो। अब 3 में 625 का भाग देना तो तुम्हारे लिए मुश्किल काम है ना, भाग तो आता ही नहीं तुम्हें। तो आपको बिना भाग दिए ही ये पता कर लेना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, क्योंकि भाग देना तो आपको आता ही नहीं है। तो आप आराम से बिना भाग दिए भी ये पता कर सकते हो कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। कैसे, जो आपको मैं बता देता हूं। तो ये दशमलव प्रसार शांत अशांत समझ में आ गया। आपको जो संख्या दी हुई है, जो भिन्न दी हुई है, जो परिमेय संख्या दी हुई है, उसके अनुसार में पहले तो ये देखना है कि सरल तो नहीं हो रही है, ये कट तो नहीं रही है। अगर कट रही है तो आपको काट लेना है। कटने का मतलब किसी समान संख्या का भाग तो नहीं जा रहा है ऊपर नीचे, अगर जा रहा है तो पहले वो काम करो आप। तो 3 में और 625 में किसी का भी नहीं जा रहा है, सरलतम रूप है ये भिन्न का, कुल मिला के परिमेय संख्या का वास्तविक रूप है। ऐसा देखने के बाद अगर जा रहा हो किसी का भाग तो देखे सरल कर लेना इसको, लेकिन यहां पर नहीं है। उसके बाद क्या करना है, आपको भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं जानते हो, अर्थात 625 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जो आप ऐसे भी कर सकते हो या रफ कॉपी में करके देख लो। 625 में 5 का भाग गया, कितना आया 125। 125 में 5 का भाग कितना आया 25। 25 में 5 का भाग 5 बार और 5 में 5, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके। ऐसे लिख लो आप 3/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, अर्थात 5 की पावर 4 बार। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5 की पावर 4। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको क्या करना है, इन अभाज्य गुणनखंडों को देखना है। देखने का मतलब देख लो कैसे दिख रहे हैं, अर्थात ये 5 की घात के रूप में है। यहां पर और भी कुछ हो सकता था, अगर 625 की जगह कोई और संख्या होती तो हो सकता 7 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, और भी कुछ आ सकता है। अभाज्य संख्या कोई सी भी आ सकती है, लेकिन यहां पर सिर्फ 5 आए। तो आपको यह ध्यान देना है कि ये अभाज्य गुणनखंड अगर 5 की घात के रूप में ही आते हैं सारे, 5 की घात 4 या 10 कितनी भी आए, एनीवे 5 पावर n कितनी भी आए, तो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। अगर इस 5 के अलावा अगर 2 की घात के रूप में आए तो भी दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। अगर 5 और 2 की घात दोनों के रूप में आता है तो भी इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो इन दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। 5 की घात या 2 की घात के रूप में आए या फिर दोनों में से किसी एक की घात के रूप में आए तो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन 5 की घात के साथ साथ 3 की या फिर 7 की कोई सी भी और अभाज्य संख्या, 5 और 2 की घात के अलावा कोई सी और अभाज्य संख्या आ जाती है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। आ रहा है समझ में, अर्थात हर के जो अभाज्य गुणनखंड है, जैसे आपकी परिमेय संख्या होती है P/Q, तो Q बराबर 2 पावर n और 5 पावर m, 2 की घात और 5 की घात एनीवे कोई भी पावर हो उस रूप में आता है, तब तक दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत। और अगर इनके अलावा और कोई सा अभाज्य गुणनखंड आ जाता है, जैसे 3 या 7 या 11 या 13, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो अब आप बताओ यहां पर दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, शांत है, क्योंकि 5 की घात के रूप में आया और नहीं आया। तो यहां लिख सकते हैं हम, आप यहां 3/625 का दशमलव प्रसार शांत है। कारण भी लिखना है, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है, गुणनखंड 2 पावर n या फिर 5 पावर m के रूप में है। या आप साफ साफ लिख दो कि 2 की घात या 5 की घात के रूप में ही है, या दोनों की घात के रूप में ही है। ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों ही आए, एक आए तो भी हो जाएगा, लेकिन और कोई नहीं आना चाहिए, के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब दशमलव प्रसार शांत है तो दशमलव में बदल के भी दिखाओ, क्योंकि दशमलव प्रसार जिसका अशांत होता है वो तो कभी पूरी होती नहीं है, पूरा पूरा मान निकाल नहीं सकते। लेकिन जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसको तो हम दशमलव में बदल ही सकते हैं ना। तो आप इसको भी अब दशमलव में बदल कर दिखाइए, अर्थात इसको दशमलव रूप में लिखो। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं कि 625 का 3 में भाग दे देंगे, भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर जो आपने घात रूप में लिखा है, 5 की घात कितनी आई है या फिर 4 की घात कितनी आई है, आप 5 की, 4 की नहीं 2 की, 5 की या फिर 2 की घात के रूप में इनको बराबर कर लो। जैसे 3 की पावर 3/5 की पावर 4 है, जितनी 5 की घात आई है उतनी नीचे 2 की घात और लगा लो, अर्थात ऐसे 2 की घात 4 और लगा लो। अब आप नीचे लगाओगे तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा,
नहीं तो भी इनका मान बदल जाएगा। तो आप ऊपर भी 2 की पावर 4 लगा लो, या फिर 2 की घात 4 आई है तो 5 की घात 4 कर लो, या फिर दोनों ही आए हैं लेकिन किसी की ज्यादा और किसी की कम आई है तो जिसकी कम है उतनी बढ़ा दो आप ऊपर नीचे लगाकर, बराबर कर लो। लेकिन 2 की घात और 5 की घात बराबर कर लो। 2 और 5 ही क्यों? क्योंकि 5 और 2 गुणा होकर 10 होता है, 0 वाली संख्या बनती है। तो ऐसे आप ऊपर जो मान है उसको गुणा कर लो। 3 गुणा 2 की घात 4 का मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूने 16, ये हो गया 16। और नीचे क्या करना है, आपको मान नहीं निकालना है। 5 की पावर भी 4 है और 2 की पावर भी 4 है, तो एक साथ आप कोष्टक के बाहर दोनों की घात 4 लगा दो। ऐसे 5 गुणा 2 और ये एक साथ दोनों की पावर 4, जिससे अंदर क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा। भाग देने में आसानी हो जाएगी, आपको भाग देना ही नहीं पड़ेगा। ऊपर 16 थी 48 हो गया, गुणा कर लो। और नीचे क्या करना है, 5 दूना 10 की पावर 4 हो गई। अब 10 की पावर 4 का मतलब आराम से आप जानते हो 48 बटे हुए 1 2 3 और 4, ये है 10 की पावर 4। अब आपसे कोई कहे कि 48 में 10,000 का भाग दो, तो भाग देना बहुत आसान है। क्या करोगे आप, दशमलव लगा दो अंक छोड़कर, नॉर्मल सी बात हुई, भाग देना ही नहीं पड़ा। तो आप 4 अंक छोड़कर क्या कर दो, अंश में दशमलव लगा दो। 8 4 2 अंक हो गए, 0 लगाकर 3 और ये चौथा अंक बना लो और फिर दशमलव लगा दो, ये भाग चला गया, अर्थात 0.0048। ये क्या है, दशमलव प्रसार हो गया। तो समझ में आ गया, ये आंसर आ गया। ये दशमलव में हमने लिख दिया। अगर आप 3 में 625 का वैसे भाग दोगे तो भी यही आएगा, तो वैसे भाग देने की जरूरत ही नहीं है। ये बिल्कुल ही आसान सा तरीका है। आप अब हर के बाजे गुणन करो और 2 और 5 की घात के रूप में बराबर कर लो और फिर नीचे 0 वाली संख्या बन जाएगी, जैसे 10 से 1000, 100, 10,000, 1 लाख, ऐसे उसका भाग देना बहुत ही आसान है। दशमलव लगा देना अंक छोड़कर, अंश के अंदर अंश का मान निकाल लो गुणा करके। कुछ छात्र क्या करते हैं, ऊपर गुणा नहीं करते, नीचे करके ले लेते हैं, तब तो इनका मान गलत हो जाएगा। इसलिए बराबर ऊपर नीचे संख्या से गुणा करना है। तो समझ में आ गया दशमलव प्रसार, बहुत ही आसान है। ये कब आया था प्रश्न, बोर्ड 2014 के अंदर, और ये शायद उस समय 3 नंबर का आया था। तो ये 3 नंबर की जगह भी आ सकता है, 1 नंबर की जगह भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, समय भी खूब हो गया, तो इसको अब हम जल्दी से पूरा कर देते हैं। दे रखा है tan a को sec a के पदों में लिखना है, के पदों में व्यक्त करना है। इसका मतलब क्या है, tan a को sec a के पदों में व्यक्त करने का मतलब आपको एक तरफ tan रखना है और एक तरफ sec रखना है। tan और sec के अलावा और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होना चाहिए और ये बराबर रहने चाहिए। संख्या वाला मान, अंडररूट वाला मान, गुणा भाग वाला मान, कुछ भी आ सकता है गणित का मान, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात जो sec और tan है वो रहनी चाहिए दोनों पक्षों के अंदर, साइन कॉस या और कोई नहीं आना चाहिए। तो ये अपने आप इसके पदों में क्या हो जाएगा, व्यक्त हो जाएगा। आ रहा है समझ में, कोट नहीं आना चाहिए या फिर sec नहीं आना चाहिए। तो आपके पास सरल समीकरण है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। तो ये ले लो आप, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1। इसके अंदर sec और tan ही है, एक तरफ क्या रहना चाहिए, अकेला tan, और एक तरफ क्या होना चाहिए, sec। तो आप इस tan स्क्वायर को उधर ले जाओ, इधर हो जाएगा sec स्क्वायर a बराबर, माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, 1 प्लस tan स्क्वायर a, एक को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1, इधर रह जाएगा tan स्क्वायर a। अब दोनों पक्ष का क्या कर लो, वर्गमूल निकाल लो। एक पक्ष में केवल मात्र tan होना चाहिए, बाकी पक्ष में sec किसी भी रूप में आए, चाहे वर्गमूल में चाहे गुणा भाग में, लेकिन होना चाहिए sec अनुपात ही, और कोई नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा और ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर का वर्गमूल tan हो जाएगा। तो ये हमने tan को sec के पदों में व्यक्त कर दिया, tan के बराबर ये sec हो गया। तो समझ में आ गया। ये इस प्रकार से 2016 के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, बहुत ही ईजी था, लेकिन कुछ छात्रों ने फिर भी मिस्टेक कर दी। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ये 1 नंबर का आपकी बार भी आ सकता है। तो आ गया समझ में, तैयार करोगे इन प्रश्नों को। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।